नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी में स्वागत है। इस वीडियो के अंदर आपको भारत पाकिस्तान संबंध यानी भारत पाकिस्तान का इतिहास और उसके संबंध और होने वाले जितने भी विवाद और युद्ध जो आज हमारे देश में चल रहे हैं, यानी भारत और पाकिस्तान का तनाव जो पहलगाम हमले के बाद ये चल रहा है, उसके मद्देनजर रखते हुए ये एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसके माध्यम से आपको, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप आम नागरिक हैं, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस किस प्रकार से भारत का आक्रमण हुआ है और भारत पर पाकिस्तानियों ने या आतंकवादियों ने किस प्रकार हमले किए, कितने लोग मारे गए, चाहे वो पुलवामा अटैक हो या जम्मू कश्मीर विवाद हो या कोई प्रकार का विवाद हो, हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। इसलिए बोलता हूँ आप सभी लास्ट तक बने रहिए, आपको एक एक जानकारी अच्छे समझ में आएगी और आने वाले कोई भी कंपटीशन में आपका यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मैं दावा करता हूँ। ये भारत और पाकिस्तान के संबंध में बताया हुआ वीडियो है और बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक जानकारी के साथ बनाया हुआ वीडियो है। इसलिए बोलता हूँ लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है ना। शुरू करते हैं वीडियो को। तो भारत पाकिस्तान हमेशा अघोषित युद्ध की स्थिति में रहते हैं, ये कथन है माइकल ब्रेसर का। माइकल ब्रेसर क्या कहते हैं कि भारत पाकिस्तान हमेशा अघोषित युद्ध की श्रेणी में रहते हैं और भारत पाकिस्तान हमेशा दुरुस्त पड़ोसी देश रहे हैं, ये कथन है कुलदीप नैयर का। आप अपने दोस्त चुन सकते हैं, पड़ोसी नहीं। ये कथन किसका कहा गया दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि आप अपने दोस्त चुन सकते हैं, पड़ोसी नहीं। रेड क्लिप रेखा भारत पाकिस्तान के मध्य है, जबकि भारत चीन के मध्य कौन सी रेखा है तो वो भी आपको पता होना चाहिए, मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य, जबकि रेड क्लिप रेखा दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य। डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के मध्य। किसके मध्य है? भारत अफगानिस्तान के मध्य। और बात करें एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल भारतीय कश्मीर और पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर के मध्य एक रेखा खींची गई है जिसका नाम क्या दोस्तों? एलओसी है। क्या है? एलओसी। नेक्स्ट अगर बात करें एलएसी क्या है, मैंने बात की है एलओसी की, लेकिन अब बात करूंगा एलएसी। तो लाइन एक्चुअल कंट्रोल, यानी भारत और चीन के मध्य अक्साई चीन में एक रेखा खींची गई काल्पनिक, जिसका नाम दिया गया एलएसी। क्या दिया गया? एलएसी। एलओसी तो भारत और पाकिस्तान के मध्य, जबकि दोस्तों एलएसी है वो भारत और चीन के मध्य, ठीक है ना। फिर बात करते हैं सरक्रिक रेखा। क्या है सरक्रिक रेखा? एक एक आपको पॉइंट ध्यान होना चाहिए ताकि आप भारतीय हैं, अब भारतीयों को जानकारी होनी चाहिए ताकि भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या विवाद हुए, इन्होंने क्या अपने पर अत्याचार किया और हमने उनका कैसे जवाब दिया, किस प्रकार से, ये भी सारा आपको पता होना चाहिए। सरक्रिक रेखा सिंध, पाकिस्तान और गुजरात के मध्य कच्छ क्षेत्र में एक सरक्रिक रेखा है। जबकि शुरुआती विवाद की बात करें, अब पाकिस्तान का शुरुआती विवाद कैसे, तो हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ को लेकर हुआ था। जबकि क्या थी? शरणार्थी समस्या थी। यानी क्या होता है कि हैदराबाद, गुजरात और जूनागढ़ को लेकर एक विवाद हो जाता है जिसमें शरणार्थी आने वालों की समस्या हो जाती है और ऋण अदायगी का मुद्दा बन जाता है। 1954 में पाकिस्तान का सीटो और 1955 में सेंटो से जुड़ना, ये इसका शुरुआत माना जाता है। फिर अगर इसके विवादों की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण विवाद है। सीमा विवाद कौन कौन से आते हैं? कच्छ विवाद हो गया, सरक्रिक विवाद हो गया, सियाचिन ग्लेशियर विवाद और कश्मीर विवाद, ये तो होते हैं सीमा विवाद। जबकि युद्ध कौन कौन से होते हैं? तो कबाइल युद्ध, कबाइल हमला 1948 के अंदर, 1965 का युद्ध और 1966 का ताशकंद समझौता जनवरी 1966 में हुआ दोस्तों। फिर 1971 का युद्ध और 1972 का शिमला समझौता। यानी जब क्या होता है 1965 का युद्ध होता है तब तो इसको विस्तार से भी पढ़ेंगे, ये आपको शॉर्ट पॉइंट्स पहले थोड़ा बहुत बता रहे हैं इंट्रोडक्शन के लिए, बाकी इसको विस्तार से देखने वाले हैं। 1999 का कारगिल वार होता है। और बात करते हैं जल विवाद, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य 7 जल विवाद है। सिंधु नदी जल विवाद, किशन गंगा नदी विवाद, तुलबुल परियोजना, बगलिहार परियोजना, सलाल जल विद्युत परियोजना 1978 की, और दुलहस्ती और रात लय जल विद्युत परियोजना, ये दोस्तों जल विवाद की है। अगर बात करें उग्रवाद, छद्म युद्ध, तो प्रॉक्सी वार राष्ट्रपति जियाउल हक 1978 से 88 के द्वारा शुरू हुआ। और कश्मीर में
कश्मीर में संसद हमला 13 दिसंबर 2001 को किया गया और 26/11 मुंबई में 2008 को किया गया और पठानकोट हमला इनके द्वारा दोस्तों जनवरी 2016 में किया गया और ऑपरेशन दांदू के तहत किया गया। उरी हमला सितंबर 2016 में और पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। 2016 में ये उरी हमला करते हैं हम पर, इसीलिए क्या होती है इन पर सर्जिकल स्ट्राइक होती है दोस्तों। फिर नेक्स्ट बात करें आगे, अगला बिंदु क्या आता है दोस्तों कि पुलवामा हमला, पाकिस्तान के द्वारा भारत पर पुलवामा हमले भी किया जाता है। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक होती है इन पर। कब होता है ये? फरवरी 2019 में और अभिनंदन को रिहा करना बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के तहत होता है। फिर कच्छ विवाद, इसे सर क्रीक विवाद कहते हैं। इसके बाद आप जोड़ सकते हैं कि 2025 में क्या होता है? पहलगाम हमला होता है। पहलगाम के अंदर 26 हिंदुओं को, यानी एक मुसलमान होता है उसमें, उनको मार दिया जाता है। धर्म पूछकर क्या आप हिंदू हो ऐसा पूछकर एक ऐसा आतंकवादियों के द्वारा षड्यंत्र रचा जाता है दोस्तों। सर क्रीक रेखा 1914 में कच्छ रियासत और सिंध रियासत के बीच खींची जाती है। कच्छ का रण गुजरात में, सियाचिन ग्लेशियर विवाद ये स्थल कश्मीर में है और ये ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर है। यानी ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये कश्मीर में स्थित है और ऊंची बर्फीली पहाड़ियों में। 1984 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ऑपरेशन मेघदूत चलाकर इस पर कब्जा किया था। यानी ये जो सियाचिन ग्लेशियर विवाद है इस पर कौन कब्जा करता है? राजीव गांधी, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ऑपरेशन मेघदूत चलाकर इसको कब्जा करते हैं। बात करें अगर सियाचिन ग्लेशियर की अगर बात करें तो दोनों देशों के बीच सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद 1984 से चला आ रहा है और दोनों देशों के बीच युद्ध विराम समझौता 1949 में हुआ। शिमला समझौता 1972 के अंतर्गत इसे नियंत्रण रेखा यानी एलओसी का नाम रखा गया। किसका नाम रखा गया दोस्तों? एलओसी का नाम रखा जाता है। कराची समझौते की बात करें तो 1949 के अंतर्गत युद्ध विराम रेखा का NJ 9842 बिंदु तक माना जाता है। शिमला समझौता NJ 9842 बिंदु के परे सीमा निर्धारण मामले पर मौन होता है। फिर बात करते हैं जल विवाद की। जल विवाद कौन कौन सा है? मैंने आपको वैसे भी पहले बता दिया 7 प्रकार से। पहला सिंधु नदी जल विवाद, तो सिंधु जल संधि क्या है? 1960 सिंधु जल समझौता 1960 में विश्व बैंक के सहयोग से नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति होते हैं अयूब खान, उनके मध्य होता है ये सिंधु जल समझौता। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जब 26 हिंदुओं को मार दिया जाता है तो ये सिंधु जल समझौता बंद कर दिया जाता है, पाकिस्तानियों को पानी देना बंद कर दिया जाता है। फिर क्या होता है? उरी हमले के समय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खून में पानी एक साथ नहीं बह सकते। ये अब भी कह रहे हैं वो कि आप अगर पानी बंद कर देंगे हम यहाँ खून की नदियां बहा देंगे। ये कहने में अच्छा लगता है, उनसे होता नहीं है। बिल्कुल मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, ये कहने में अच्छा है। इसी के साथ सभी जय हिंद कमेंट करें, सभी जय हिंद कमेंट करते रहिए। अन्य नदी विवाद की अगर बात करें तो आता है किशन गंगा विवाद, बगलिहार बांध चेनाब नदी पर और तुलबुल या वुलर परियोजना झेलम नदी पर, सलाल व दुलहस्ती परियोजना डोडा जिला जम्मू कश्मीर पर और सलाल जल हिंदू परियोजना 1978 की है। भारत और पाकिस्तान के बीच 14 अप्रैल 1978 को सलाल डैम बांध के संबंध में द्विपक्षीय समझौता हुआ। 1960 सिंधु समझौते सन 1960 के बाद ये भारत पाकिस्तान के बीच दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जल समझौता। ध्यान रख लेना दोस्तों, 1960 में सिंधु समझौते के सन 1960 के बाद ये भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जल समझौता माना जाता है। अगर बात करें बुंजी नीलम परियोजना, किसकी बात करते हैं? बुंजी नीलम परियोजना पाकिस्तान में चीन के सहयोग से बन रही बुंजी नीलम परियोजना का भारत द्वारा विरोध किया जाता है। क्या किया जाता है? भारत द्वारा विरोध किया जाता है। डायमर भाषा बांध की बात करें तो सिंधु नदी पर गिलगित और बाल्टिस्तान दो है। सिंधु नदी पर एक तो गिलगित और एक बाल्टिस्तान विवादित पाक के डायमर जिले में चीन के सहयोग से बन रहा है और भारत इसका क्या कर रहा है दोस्तों? विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। अगर अन्य विवादों की बात करें तो अन्य विवादों में आपको पता होना चाहिए कि एक तो आता है खादर बंदरगाह, चीन इसका विकास कर रहा है। ग्वादर बंदरगाह है वो जिसका विकास कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC ये गुलाम कश्मीर, इसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी कहा जाता है, इससे होकर निकाला जाता है। ये गिलगिट बाल्टिस्तान
विवादित क्षेत्र से निकलेगा। तीसरा पॉइंट है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पाकिस्तान द्वारा भारत की भूमिका का विरोध और आतंकवाद को बढ़ावा, इसलिए ट्रंप ने पाकिस्तान को आतंकवाद की सुरक्षित पनाहगाह से कहा था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, आप कर सकते हो अभी कमेंट कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं जिनका नाम होता है डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा पाकिस्तान को आतंकवाद की सुरक्षित पनाहगाह कहा जाता है। फिर बात करें सहयोग व समझौते, तो सहयोग व समझौते में आता है पहला पॉइंट आता है ताशकंद समझौता। कौन सा आता है? ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को 1965 के युद्ध के बाद होता है। लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के मध्य होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ताशकंद समझौता किसके मध्य होता है? लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के मध्य होता है। शिमला समझौता की बात करें तो 2 जुलाई 1972 को 1971 के युद्ध में बांग्लादेश निर्माण के बाद इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य होता है। किसके मध्य होता है? जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अगला 1999 वाईजेपी की बस डिप्लोमेसी व लाहौर घोषणा तदोपरांत पाकिस्तान का कारगिल, कश्मीर व कारगिल लाहौर वार्ता में वाजपेयी ने कहा था, हम इतिहास बदल सकते हैं, भूगोल नहीं, मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये। किसका? अटल बिहारी वाजपेयी का। आगरा शिखर वार्ता 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी व मुशर्रफ के मध्य TAPI पाइपलाइन, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के मध्य थार एक्सप्रेस, खोखरा पार, मुन्नाबाब रेल, बाड़मेर जिला, राजस्थान व सिंध प्रांत पाकिस्तान के मध्य चलाई गई थी। अटारी लाहौर, भारत पाकिस्तान, ये सब जो अभी क्षेत्र देख रहे हैं, चाहे बाड़मेर हो जाए, चाहे जैसलमेर हो, चाहे अटारी लाहौर हो, इन सब पे अभी आक्रमण चल रहे हैं, चाहे भारत कर रहा है या पाकिस्तान वाले भारत पर कर रहे हैं। तो 1976 से चली आ रही समझौता एक्सप्रेस को अगस्त 2019 से क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। 1976 में चल रही थी ये ट्रेन समझौता एक्सप्रेस, उसको 2019 में क्या कर दिया जाता है? बंद किया जाता है। फिर 7 नंबर है निमराना डायलॉग। निमराना डायलॉग इंडो पाक के बीच ट्रैक सेकंड की वार्ताएं, शुरुआत 2001-2 से हुई। ये बारी बारी से दोनों देशों में होता रहता है। अगला आता है करतारपुर कॉरिडोर। करतारपुर कॉरिडोर में आपको क्या पता होना चाहिए? करतारपुर पाकिस्तान, डेरा बाबा नामक गुरदासपुर नामक इंडिया को जोड़ता है। और कोल्ड स्टार्ट थ्योरी, पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध का सिद्धांत आदेश के 48 घंटे में बदला और ये सिद्धांत 2001 के संसद हमले में बाद बना। इसे सुंदर जी सिद्धांत चलता था। क्या चलता था? पहले सुंदर जी सिद्धांत चलता था। अगला आता है करतारपुर गलियारा। करतारपुर गलियारा में क्या ध्यान रखना है दोस्तों कि करतारपुर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, जहां गुरु नानक ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष व्यतीत किए। इसलिए सिख धर्म में इनकी धार्मिक महत्ता है। यहाँ गुरुद्वारा दरबार साहिब स्थित है, जिसे भारत में अमृतसर में स्थित गुरुद्वारा डेरा बाबा नामक से जोड़ दिया जाता है और इसे करतारपुर गलियारे का नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है दोस्तों? करतारपुर गलियारे का नाम दिया जाता है। ये कुल 6 किलोमीटर लंबा गलियारा है, जो पाकिस्तान में 4 किलोमीटर तथा भारत में 2 किलोमीटर है। पाकिस्तान में कितना है? 4 किलोमीटर और भारत में ये 2 किलोमीटर है। इस गलियारे में बिना किसी वीजा के आवागमन किया जा सकता है। ये एक ऐसा गलियारा बना हुआ करतारपुर जिसमें बिना किसी वीजा के आवागमन किया जा सकता था। इसमें सांस्कृतिक संबंध सुदृढ़ होते हैं और खालिस्तानियों को बढ़ावा मिल सकता है। सैन्य विश्वास निर्माण, मिलिट्री CBM, तो इसकी बात करें तो दिसंबर 1988 में एक समझौता हुआ। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर आक्रमण नहीं करेंगे। एयरस्पेस का उल्लंघन न करने पर समझौता 1991 में भारतीय सीमा सुरक्षा बलों और पाकिस्तानी रेजर्स के बीच वर्ष में 2 बार बैठकें होंगी। 2004 में कहा गया। बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षणों की अग्रिम सूचना समझौता अक्टूबर 2005 में और समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के बीच हॉटलाइन समझौता 2005 में हुआ। अब बात करेंगे भारत पाकिस्तान संबंध विस्तृत रूप से, यानी अभी तक हमने बात की थी शॉर्ट रूप में, अब बात करेंगे एकदम विस्तार से। तो पाकिस्तान की समस्या क्या है दोस्तों? पाकिस्तान में लोकतांत्रिक मूल्य अत्यधिक कमजोर हैं, इसलिए क्या करते हैं वो? लंबे समय से सैन्य शासन के अधीन रहा है। जैसे अयूब खान 1958 से 1969, याह्या खान, जिया उल हक, परवेज मुशर्रफ अभी 2008 तक। तो बात करें पाकिस्तान में सत्ता के एक से अधिक केंद्र रहे, जैसे सरकार, सेना, ISS, धार्मिक समूह, आतंकवादी समूह। इन कारण वार्ता की प्रक्रिया बार बार प्रभावित होती है और पाकिस्तान में
यूएस से चीन का हस्तक्षेप अधिक रहा है, जिसके कारण पाकिस्तान की संप्रभुता का सम्मान नहीं किया जाता। कश्मीर विवाद की बात करें, क्या है कश्मीर विवाद? अगर कश्मीर विवाद की बात करें तो जम्मू कश्मीर 1947 में डोगरा राजवंश के अधीन था। वहां का राजा हरि सिंह था। कश्मीर घाटी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। इसके अतिरिक्त जम्मू हिंदू बाहुल्य तथा लद्दाख बोल बाहुल्य क्षेत्र था। स्वतंत्रता के समय दो प्रकार के समझौते किए गए, एक तो एसएसए, एक आईओए। तो एसएसए क्या है? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। ये एक स्थायी समझौता था जिसके अनुसार यथास्थिति को बनाए रखा। जम्मू कश्मीर ने पाकिस्तान में भारत के मध्य या साथ एसएसए पर हस्ताक्षर किए, जिससे कि आम जनजीवन पर गलत प्रभाव न हो। अगर बात करें आईओए क्या है? विलय पत्र है। क्या है दोस्तों? विलय पत्र है। तो ये एक स्थायी समझौता था जिसके अनुसार आवागमन का हस्तांतरण किया गया। पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया और जम्मू कश्मीर पर कबीलाओं के द्वारा आक्रमण किया गया। 6 अक्टूबर 1947 को कबीलाओं ने J&K के पूंछ जिले पर हमला किया। अभी भी किया गया था पूंछ जिले पर हमला किया। 22 अक्टूबर को कबायली बारामूला पहुंचे, जहां से श्रीनगर नजदीक था और ऐसी स्थिति में हरि सिंह द्वारा भारत से मदद मांगी गई थी। 26 अक्टूबर 1947 को भारत और पाकिस्तान यानी जम्मू कश्मीर के बीच आईओए पर हस्ताक्षर किए गए और J&K का विलय भारत में कर दिया गया। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पहुंची और भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध की शुरुआत हो गई। 1 जनवरी 1948 को ये मामला भारत द्वारा यूएन में उठा गया और यूएन सुरक्षा परिषद ने 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया। 5 आयोग के सदस्य में UNCIP यानी यूनाइटेड कमीशन ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान जून 1948 मार्च 1950 तक अस्तित्व में रहा और 1 जनवरी 1948 को अनुच्छेद 35 के अंतर्गत कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र परिषद ने ले लिया और 46 को प्रस्ताव को पारित करके एक आयोग की स्थापना कर दी गई। नेक्स्ट क्या बिंदु है दोस्तों? बात करें अगर UNCP आयोग की सिफारिश है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बात करते हैं युद्ध विराम के नजरिए, तो पाकिस्तान पर क्षेत्र से अपनी वापस सेना हटाएगा, भारत इस क्षेत्र से अपनी सेना पीछे हटाएगा। यदि भी भारत इस क्षेत्र में अपनी सेना रख सकता है वहां की शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपरोक्त शर्तों की पालना के लिए J&K एक जनमत संग्रह करवाया जाना चाहिए और भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने इन सिफारिशों को नकार दिया। फिर क्या हुआ? मॉकनेटन प्रस्ताव आया, ओवन डिक्सन आयोग आया और ग्राहम आयोग आया। घरेलू स्तर पर क्या प्रयास किए गए? तो जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बनाया गया। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के साथ इनका समझौता हुआ, जिनके अनुसार अस्थायी के लिए काल के लिए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया और भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़ा गया था। जम्मू कश्मीर के अलग संविधान सभा का गठन किया गया और उनको एक विलय प्रस्ताव को मान्यता दी गई, जबकि 26 जनवरी 1907 को J&K का नया संविधान लागू हुआ जिसमें भारत का अभिनय बताया गया था। फिर बात करते हैं दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 1965 का युद्ध। 1965 का युद्ध कबायली हमले से भारत को यथार्थ की राजनीति का सबसे पहला सबक मिला, अर्थात भारत ने यह महसूस कर लिया कि केवल संवैधानिक तथा कानूनी प्रक्रिया से देश की एकता और अखंडता की गारंटी तब तक नहीं दी जा सकती तब तक इसके पीछे विश्वसनीय रक्षा मौजूद ना हो। भारत की सैन्य क्षमताओं तथा मनोबल को परखने के लिए पाकिस्तान ने अप्रैल 1965 में कच्छ के रण के क्षेत्र पर हमला कर दिया और पाकिस्तान ने संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त किए गए उपकरण प्रयोग किए, जिनमें पैंटन टैंक भी शामिल था। भारत ने इस हमले का डटकर सामना किया, परंतु मजबूती से नहीं। भारत की इसी कमी के कारण पाकिस्तान ने सन 1965 में जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। फील्ड मार्शल अयूब खान तथा भुट्टो ने सितंबर 1965 में जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, जिसे सितंबर ऑपरेशन कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कर लेना, अच्छे से आपके काम आएगा। ये 2 चरणों में हुआ। पहला आक्रमण अप्रैल 1965 के कच्छ के रण पर किया गया, जिसमें भारत की प्रतिक्रिया को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। क्या नहीं कहा था? संतोषजनक। 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया गया और जम्मू एंड कश्मीर पर आक्रमण कर दिया गया। 21 सितंबर 1965 को यूएनओ की मध्यस्थता से युद्ध विराम की घोषणा होती है और ताशकंद समझौता किया जाता है। कौन सा समझौता? ताशकंद समझौता। ये समझौता 10 जनवरी 1966
को होता है, भारतीय प्रतिनिधि होते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जबकि पाकिस्तान के कौन होते हैं, जनरल अयूब खान के द्वारा होता है। मध्यस्थता कौन निभाता है, तो यूएसएसआर के प्रधानमंत्री कोशिगन के द्वारा निभाया जाता है। दोस्तों, दोनों देशों की सीमाएं 5 अगस्त 1965 से पूर्व की स्थिति पर चली जाएगी। और क्या होगा, फिर अगला युद्ध होगा 1971 का। कौन सा युद्ध होगा, 1971 का युद्ध होगा, जो कि हम बात करते हैं सन 1969 में जनरल याहिया खान की अध्यक्षता में सैनिक विद्रोह हो गया और मार्शल अयूब खान को सत्ता से हटा दिया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो की अध्यक्षता में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार की मांग जोर पकड़ने लगी और उसके परिणाम स्वरूप 1970 में क्या हुआ, आम चुनाव की घोषणा होती है और 1970 में चुनाव हुए शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में अवामी लीग ने भारी मत से विजय प्राप्त की और अन्य प्रांतीय सभा ने क्या हुआ, 311 में से 166 सीटें नेशनल असेंबली ने हासिल कर ली थी। ये अपने थोड़ा काम का नहीं है जैसे देखे तो, क्योंकि वो आपसी जो अंदर चल रहा है पाकिस्तान के वो मामला है, हम देखेंगे सिर्फ संबंधों को। यहां से देखिए दोस्तों, 1972 के शिमला समझौते के परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सामान्य बनाने और द्विपक्षीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग न करने के वचनबद्धता निर्भर की गई। इस समझौते में यह तय हुआ कि दोनों एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और दोनों एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता को पूरा करेंगे। बहरहाल भुट्टो श्रीमती गांधी को यह समझने में सफल हो गए। इस समझौते में ऐसा खंड भी रखा जाएगा जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विवादास्पद मुद्दा मान लिया जाएगा। और क्या होता है कि 1974 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति ब्रेजनेव भारत आए और अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने पूर्व पाकिस्तान संकट के दौरान भारत को दी गई सहायता का मुआवजा लेने की कोशिश की। उन्होंने एशियाई सुरक्षा प्लान सुझाया जिसमें सोवियत संघ ऐसी प्रमुख ताकत होगा जिसके तहत भारत सक्रिय भागीदार होगा। श्रीमती गांधी ने यह सुझाव दिया कि इस बात पर अडिग रही कि किसी बड़ी ताकत के प्रभुत्व के नीचे किसी भी सामूहिक प्रकार की रक्षा गुट प्रणाली या सुरक्षा व्यवस्था में शामिल नहीं होगी, क्योंकि उसे भारत शीत युद्ध की लपेट में आ जाएगा। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को हुआ और भारत की ओर से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से कौन था, जुल्फिकार अली भुट्टो ने भाग लिया था। किसने किया था, जुल्फिकार अली भुट्टो ने, जबकि भारत की ओर से भाग लिया था इंदिरा गांधी ने। ध्यान रखना 1972 में हुआ। इसके प्रावधान क्या थे, तो अगर बात करें इसके प्रावधानों की तो दोस्तों आपको मैं बताता हूं। मैं बात कर रहा हूं आपके सामने शिमला समझौते के प्रावधान। तो कश्मीर विवाद के अंतर्राष्ट्रीयकरण को नकार दिया गया और ये द्विपक्षीय विवाद है जिसे दोनों देशों द्वारा हल किया गया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी और 1971 के युद्ध में दौरान अस्तित्व में आई सीज फायर लाइन को नियंत्रण रेखा LOC की मान्यता देकर निर्धारित किया गया। युद्ध में अधिकृत भूमि को वापस दे दिया गया और युद्ध बंदियों को क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। यानी क्या हुआ, घुटने टेक दिए इसने और करीबन 93,000 लोगों ने घुटने टेके थे, यानी सेना ने। ठीक है, 1989 में कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत हुई। कश्मीर में निम्नलिखित समूह सक्रिय हुए। आतंकवादी में कौन कौन हुए, इनका समूह है। जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर लिया गया और पाकिस्तान में करना है। ये हिंसा का प्रयोग करते हैं जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिबुल मुजाहिदीन, अल कायदा, हरकतुल जिहाद इस्लामी, इस्लामिक स्टेट। इनमें से दोस्तों ये जैसे मोहम्मद, लश्कर, इनको सबको समाप्त कर दिया गया। अब की बार जैसे अभी है ना, आज की न्यूज़ है ये, आज इनको समाप्त कर दिया गया। समाप्त 7 तारीख हुआ, लेकिन आज इनका डाटा शुरू हो गया, आज इनका अंत हो गया। अलगाववादी समूह की बात करें, अगर अलगाववादी समूह की बात करें तो इनका मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर की जनता के बीच रहकर अलगाववादी विचारधारा को प्रोत्साहित करना है। इनके द्वारा बंद का आह्वान किया गया और पत्थरबाजी को प्रोत्साहन दिया गया। मुख्य अलगाववादी समूह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, स्थापना 1994 में, नेता सैयद अली शाह नीलानी, और 2002 में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का विभाजन हुआ। नेता मीर वाइज उमर फारूक, ये हुर्रियत का उदारवादी चेहरा है। JKLM यानी F, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, नेता कौन थे इसके, यासीन मलिक। कौन थे, यासीन मलिक इसके नेता थे। अगर बात करें राजनीतिक दल की तो राजनीतिक दल में कौन आते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेता उमर अब्दुल्ला। PDP पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेता महबूबा। इनका उद्देश्य अनुच्छेद 370 को मूल स्वरूप से पुनर्स्थापित करवाना है। इन दोनों ने
छोटे राजनीतिक दलों के साथ मिलकर गुफकार अलायंस गठबंधन बनाया और अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ, जिसमें 1998 में भारत और पाकिस्तान के द्वारा परमाणु परीक्षण किए गए, जिनके कारण तनाव में अत्यधिक वृद्धि हुई। और फरवरी 1999 में, कब होता है दोस्तों, फरवरी 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ, जिसमें भारत की विजय हुई, जीत हुई। और वर्तमान में भारत की सरकार की मुख्य मांग यह है कि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को शीघ्र समाप्त करे और कोई बातचीत की जा सकती है। 5 अगस्त 2019 को भारत द्वारा अनुच्छेद 370 तथा अनुच्छेद 35A को समाप्त कर दिया गया। यह आपको सबको पता है, लेकिन इससे पहले लाइन आपने ध्यान से सुनिएगी दोस्तों। भारत सरकार की एक ही मांग है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ही मांग है कि पाकिस्तान आतंकवाद मुक्त होगा तभी कोई बात होगी। लेकिन आज इसी उद्देश्य से आज क्या कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान, तनाव की स्थिति में है। लेकिन आतंकवाद को खात्मा करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आतंकवाद का खात्मा बल्कि भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के वसुदेव कुटुंब के लिए अर्थात मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आतंकवाद का खात्मा हो। कौन कौन चाहता है आतंकवाद का खात्मा हो? अगला पॉइंट आता है सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता 19 सितंबर 1960 को समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं। 6 नदियों पर हुआ सिंधु नदी जल समझौता। 80% पानी पाकिस्तान को, 20% पानी भारत को। लेकिन भारत ने क्या कर दिया, काम तमाम कर दिया, पाकिस्तान का पानी रोक दिया। और अब ये पानी ना तो पाकिस्तान में जाता है, लेकिन ये केवल भारत में रुकता है दोस्तों, ठीक है ना। 3 पूर्वी नदी व्यास, रावी, सतलुज का पानी भारत को, जबकि जो सिंधु, चिनाब, झेलम है उसका पानी पाक को। 36 लाख एकड़ का पानी पिछित नदियों से ले जा सकता है, टूटने के कारण खतरे, अंतर्राष्ट्रीय विधारा। फिर 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता से किया गया। भारत के प्रतिनिधि जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान के प्रतिनिधि कौन होते हैं, अयूब खान होते हैं। सिंधु नदी एवं सहायक नदियों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, एक तो पश्चिम, एक पूर्व में। पश्चिम में कौन सी नदी आती है, सिंधु, झेलम, चिनाब, जबकि पूर्वी में आती है रावी, व्यास, सतलज। दोस्तों भारत भी पश्चिम नदियों का प्रयोग कुछ कार्यों के लिए कर सकता है, जैसे जम्मू कश्मीर में पेयजल सिंचाई, सीमित क्षमता की जल विद्युत परियोजनाएं, नौवहन, गठबंधन आदि कार्यों के लिए भारत करता है। जबकि भारत ने जल के पूर्ण प्रयोग हेतु क्या करी है, कुछ परियोजनाएं चलाई है, जैसे शाहपुर कंडी बांध, उज बांध, रावी व्यास लिंक नहर। इस प्रकार से आपको ये डाटा सारे ध्यान होने चाहिए। बड़े स्तर पर आधारभूत ढांचे को निर्माण किया गया और जम्मू कश्मीर का क्षेत्र एक भूकंप संभावित क्षेत्र है, जहां बड़े स्तर पर आधारभूत ढांचे को विकसित नहीं किया जा सकता। अगली बात करते हैं तुलबुल विवाद। तुलबुल क्या है, तुलबुल विवाद क्या है? तो झेलम नदी सोपोर गांव से बारामूला तक नौवहन योग्य है, परंतु सर्दियों में नदी में जल की आवक कम हो जाती है, जिसके कारण नौवहन प्रभावित होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए भारत ने तुलबुल बैराज बनाने का निर्माण शुरू किया था, जिससे नदी में न्यूनतम जल प्रवाह को बनाए रखा जा सके। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया आपत्तिजनक रही तथा कहा गया कि ये परियोजना सिंधु नदी समझौते का उल्लंघन है और भारत ने इस परियोजना को रोक दिया। उरी और पुलवामा में हुए आतंकवादी हमलों के बाद भारत ने इस परियोजना को पुनः शुरू किया और भारत ने 1984 में तुलबुल नौ परिवहन परियोजना शुरू की। इस परियोजना का ढांचा झेलम नदी के वुलर झील के मुहाने पर, किसके है, वुलर झील के मुहाने पर है। अगला विवाद है किशन गंगा परियोजना विवाद। किशन गंगा नदी लद्दाख के गुरेज क्षेत्र से निकलती है, पीओ के क्षेत्र से इसे नीलम नदी कहते हैं और ये झेलम नदी की सहायक नदी है। भारत ने इस नदी के पास जल को मोड़कर बांदीपुर में एक जल विद्युत परियोजना 330 मेगावाट का सर्जन किया। पाकिस्तान की आपत्ति थी कि यह सिंधु नदी जल समझौते का उल्लंघन है। इस विवाद पर अब तक 2 बार अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता करवाई जा चुकी है, जिसमें भारत के पक्ष में फैसला दिया गया। अगली परियोजना, अगला विवाद कौन सा है, बगलियार परियोजना विवाद। कौन सा विवाद है, बगलियार परियोजना विवाद। दोस्तों ये परियोजना चिनाब नदी पर विकसित की गई। इस परियोजना की कुल क्षमता 900 मेगावाट। भारत ने निर्माण कार्य 1999 में शुरू किया और 2004 में बगलियार बांध का काम पूर्ण कर दिया और 10 अक्टूबर 2008 को पूर्ण कार्य करने के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया गया और 18 जनवरी 2005 को वार्ताओं के पाकिस्तान ने विश्व बैंक के समक्ष परियोजना को लेकर 6 आपत्ति उठाई और लेपिटे
लेपिटे ने 2 फरवरी 2007 की अंतिम फैसले की घोषणा में भारत ने कहा कि हर बांध इस बांध की जल क्षमता को 13.5% कम करे और बांध की ऊंचाई 1.5 मीटर घटाएं। इस आधार पर अन्य विवाद भी आते हैं कुछ, जैसे अन्य विवादों में बात करें, विवादित पाकल हुल, रातले, निम्न करलाई, मियाल नाला संबंधित क्या है तो मारसूर नदी है, चिनाब नदी। कुल मिला के चिनाब नदी ज्यादा से ज्यादा भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या रहती है, विवादित रहती है, इसलिए इसका काम भी क्या कर दिया, शुरू कर दिया। आपकी बात सर्वविक विवाद की बात करें, अगला विवाद कौन सा है, सर क्रिक विवाद, यानी ये जो गुजरात वाला कच्छ का जो इलाका है वहां पर जो ये सर क्रिक रेखा है उसके आधार पर ये क्या है, रेखा दी गई है। फिर नेक्स्ट बिंदु हम देखेंगे, पाकिस्तान के सिंध प्रांत और भारत के कच्छ प्रांत में गुजरात में पड़ता है। यह 96 किलोमीटर लंबा दलदली नदमुख है जो कि गुजरात के कच्छ में 1908 में सिंध और कच्छ के शासकों के मध्य इस क्षेत्र को लेकर विवाद हुआ, जिसे हल करने हेतु ब्रिटिश अधिकारी सर क्रिक को नियुक्त किया गया, जिसके नाम के आधार पर इस क्षेत्र को सर क्रिक कहा जाता है। ध्यान पड़ गया आपको, क्या हो गया सर क्रिक, तो सर क्रिक के द्वारा कुछ विवादित नक्शों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें पूर्वी छोर को एक ही रखा गया, हरी रेखा में रखा गया। पाकिस्तान के अनुसार ये हरी रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। जबकि अगला सिद्धांत है थाल वेग सिद्धांत। थाल वेग सिद्धांत क्या है कि जब दो देशों के बीच कोई जल राशि स्थित हो तब अंतर्राष्ट्रीय सीमा उस जल राशि के मध्य से गुजरती है, जैसे सियाचिन विवाद। अगला दोस्तों क्या है, सियाचिन विवाद, ग्लेशियर। ये देख लिया आप, ये मार्क में देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सियाचिन ग्लेशियर, बारामूला, कपूरवाड़ा, नीलम चेलावास, अक्षय चीन और लद्दाख, ये आप सब देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर, सियाचिन ग्लेशियर बहुत ही विवादित रहता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ग्लेशियर थोड़ा सा इधर दिख रहा है, बाकी सियाचिन उधर दिख रहा है, उस प्रकार से यह विवादित इलाका रहता है मत्स्य से। तो भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी का निर्धारण 1972 में हुआ और ये पॉइंट PNJ 984 स्पष्ट रूप से परिभाषित है और इसकी भाषा स्पष्ट नहीं है। पाकिस्तान के अनुसार एलओसी काराकोरम दर्रे के तरफ से होती है। अगला पॉइंट आता है, ये देखिए, भारत पाकिस्तान संबंध 1989 से अब तक कैसे रहे उससे पहले हमने बात कर ली। तो VP सिंह ने कश्मीर समस्या सुलझाने का कार्य जॉर्ज फर्नांडिस को सौंपा, जिन्हें कश्मीर मामलों पर विशेष रूप से मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, न कि गृह मंत्री। नरसिम्हा राव ये तक प्रवृत्ति जारी रही। राज्य गृह मंत्री राजेश पायलट निरंतर कश्मीर के मामलों में प्रमुख भूमिका निभाने की कोशिश करते रहे। गृह मंत्री SV चौहान की उपेक्षा करते रहे और गुजराल सिद्धांत के तहत इंद्र कुमार गुजराल ने पाकिस्तान के साथ 3.5 साल बाद पुनः बातचीत शुरू की। दोस्तों, गुजराल सिद्धांत प्रधानमंत्री देवगौड़ा के समय विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने दिया। इंद्र कुमार गुजराल बाद में प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान के विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री के साथ व्यक्तिगत संबंध आदि इन्होंने कार्य किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1978 में विदेश मंत्री के रूप में पाकिस्तान की यात्रा की और परमाणु क्षमता हासिल करने के बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ शांति स्थापना के बेहद गंभीर प्रयास किए, लेकिन वाजपेयी ने फरवरी 1999 में लाहौर बस की यात्रा की, जिसमें दोनों ही देश तरफ के विदेश मंत्रियों को चौंका दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाले हमलों से कमी नहीं आई, बल्कि वे वाजपेयी लाहौर में थे तब भी एक बड़ा नरसंहार हुआ था। फिर भी वह मीनार पाकिस्तान तक गए और स्पष्ट किया कि एक स्थायी और समृद्ध पाकिस्तान भारत के हित में है। 20-21 फरवरी 1999 को भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए और अटल बिहारी वाजपेयी और नवाब शरीफ ने किए थे। ये क्या है, तो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ को अक्टूबर 1998 में पाकिस्तानी सेना का प्रमुख नियुक्त किया। इसके तत्काल बाद ही मुशर्रफ ने ऑपरेशन बद्र की घोषणा योजना अपनाई, जिसके तहत बर्फ पिघलने तथा गर्मियों में खुलने वाले भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग A को कारगिल के रास्ते श्रीनगर के लेह से जोड़ता है। उसके खुलने के साथ साथ पाकिस्तानी दल सेना के द्वारा घुसपैठ की जाती है। 1971 का युद्ध पाकिस्तान की सेना के लिए भारी मनोवैज्ञानिक आघात था। ऑपरेशन बद्र के जरिए पाकिस्तानी जनरल कश्मीर के विवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाश में लाना चाहते और वो भारत पर कूटनीतिक सैन्य दबाव डालकर इस समस्या का समाधान कर रहे थे। ऑपरेशन बद्र हो गया। अगला आता है अपना पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण,
इंद्र कुमार गुजराल जैसे शाश्वत शांतिवादी ने यह जारी किया कि मुशर्रफ तो बेसा बचाव कर रहे हैं, किसी पराजित देश से आ रहे हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने स्पष्ट किया कि अगर भारत और पाकिस्तान के नेता शांति के लिए मुहूर्त का इंतजार करेंगे तो शायद वे कभी ऐसा मौका नहीं आए। आगरा में मुशर्रफ ने इसकी निराशा गंभीर थी और मुशर्रफ की ये तर्क दिया कि नवाज शरीफ जब से प्रधानमंत्री बने भारत के साथ संबंध बेहतर करने की बात कर रहे हैं, इसलिए इस अति गंभीर परिस्थिति में वार्ता रद्द की जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल 1999 और संसद 2001 पर हमले के बाद वार्ता जारी रखी, तो फिर कठुआ के हीरा नगर थाने और सांबा के सेना कैंप पर हमले के बावजूद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए इच्छा में कुछ भी असामान्य नहीं था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासनकाल में स्थिति अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल से बेहतर नहीं की जा सकी। विशेषकर 26/11 की घटना के बाद 26 नवंबर 2008 को मुंबई आतंकी हमला हुआ और 26/11 की घटना सही अर्थों में भारतीय अर्थव्यवस्था की नाभि पर किया गया प्रहार था। इसके पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का हाथ था। इस हमले में अंततः राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG ने ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो के जरिए पूरी तरह खत्म करने की सफलता बना पाई थी। इसके बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह पाकिस्तान से लंबे समय तक दूरी नहीं बना रख सके, जबकि उन्होंने ये घोषणा की कि जब तक पाकिस्तान 26/11 के अपराधियों पर कार्रवाई नहीं करता, भारत उसके साथ किसी तरह के संबंध नहीं रखेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शर्म उल शेख से गुट निरपेक्ष आंदोलन की शिखर बैठक में पाकिस्तान को भारत की तरह आतंकवादियों से पीड़ित बताया है। ये देखिए, सितंबर 2016 में उरी में पठानकोट की पुनरावृत्ति हुई और ये हमला कश्मीर की अशांति के बाद किसी आर्मी बेस पर सबसे बड़ा हमला था। ये हमला कई दृष्टियों से भारत के लिए चुनौती था। पहला ये कि आर्मी बेस 12 यूनिट का आर्मी बेस है जहां डोगरा रेजिमेंट तैनात है। बस देश के बेस के पीछे की तरह पहाड़ है और उसने लाइन ऑफ कंट्रोल LOC नियंत्रण रेखा सटी हुई है। यहीं से आतंकी झेलम नदी के पास रास्ते पर घुसपैठ करते हैं, लेकिन कई वर्षों से पाकिस्तान के आतंकवादी वार टैक्सिस पर लगातार काम करने की स्थिति में दिख रहा है। वे अब सॉफ्ट पावर टारगेट की बजाय सीधे भारतीय सुरक्षा और रक्षा ठिकानों पर हमले कर रहे हैं और ताकत प्रदर्शित कर रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी। आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का अभी वर्तमान की अगर बात करें तो बहुत ही स्थिति गंभीर बनी हुई है। भारत हमेशा से क्या चाहता है? शांति चाहता है। भारत कभी भी युद्ध का समर्थक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को भाई उकसाया है। पाकिस्तान ने उन 26 बेगुनाह पर्यटकों की हत्या की और आतंकवादियों के द्वारा उनको मरवाया गया, लेकिन उनके बाद भी भारत ने केवल आतंकियों पर हमला किया है। केवल आतंकियों के 9 ठिकानों पर हमला किया था, जिसमें प्रमुख रूप से आतंकी जैसे चाहे तस्कर हो या लश्कर, कोई भी अगर आप उसका नाम ले लीजिए, उसको ख़त्म किया था। लेकिन पाकिस्तान की एक ऐसी नीति है कि भारत पर बोलते हैं कि सैन्य पर हमला करेंगे, लेकिन वो बिना चूक के यानी हर जगह पर हमला कर रहे हैं, चाहे आम जनता हो, हॉस्पिटल हो, हर जगह हमला कर रहे हैं। इसी नीति के तहत पाकिस्तान चाहता है, एक तरफ तो वह भीख मांग रहा है, एक तरफ से बोल रहा है युद्ध नहीं करना चाहता, एक तरफ बोल रहा है शांति चाहिए, लेकिन एक तरफ अपनी ऐसी हरकतें करके ये साबित कर चुका है कि भारत के साथ युद्ध करना चाहता है। लेकिन अगर भारत के साथ युद्ध करेगा तो कितने दिन टिकेगा ये? आप कमेंट में बताइए। ये युद्ध करने के लायक ही नहीं है पाकिस्तान। इसलिए बोलता हूँ, आप इस संबंधों को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि क्या पता पाकिस्तान रहने वाला है या नहीं। आपको भी ये बहुत आश्चर्य होगा कि क्या पाकिस्तान को भारत खत्म कर देगा। अगर खत्म करेगा तो आतंकवाद का अंत हो जाएगा और भारत एक ऐसा देश राष्ट्र बन के उभरेगा जिसको दुनिया में एक ऐसी पहचान मिल चुकी है, क्योंकि भारत कभी भी किसी देश का बुरा नहीं चाहता। भारत कभी नहीं चाहता कि इस देश का नुकसान हो। भारत हमेशा सबकी भलाई चाहता है। भारत ने कदम नहीं उठाए, क्योंकि आज उन 2001 में हम चाहे संसद के हमले पर बात करें या ट्रेन गोधरा कांड या मान लीजिए और भी कोई हमला आता है, जैसे उरी स्ट्राइक होगी, सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा अटैक हो गया, कोई भी अटैक की बात करते हैं, भारत ने कभी भी पहले आक्रमण नहीं किया है। भारत ने अगर कोई आक्रमण हुआ है सामने से या कुछ ऐसे संदिग्ध आरोप लगाए जाते हैं, तब भारत क्या करता है? उन पर कार्रवाई करता है। लेकिन अब की बार क्या हुआ? बहुत हद तक ऊपर उठ गया था काम। यानी कहने का मतलब है कि पाकिस्तान ने वहाँ से मुसलमानों को या तुर्कों को ऐसे इस प्रकार से उकसाया
यानी बोला कि आप पूछ के मारो कि आप हिंदू हो, हिंदू पूछ के उनका नाम धर्म पूछ कर उनको मारा गया। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा उन आतंकी हमलों को ख़त्म किया गया और आज ये आतंक हमला ये जारी रह रहा है, यानी आज ये जारी है। और मेरे हिसाब से पाकिस्तान का पूरा खात्मा करके ही भारत को संतुष्टि मिलेगी। और आप सभी अच्छे से वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी आपको हर प्रकार की जानकारी, हर प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको वीडियो आप तक उपलब्ध करवाता रहेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। सभी कमेंट करते रहिए वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।